हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10 का नोट्स। क्लास 10 का चैप्टर 2 का नोट्स है अम्ल, क्षारक और लवण, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में पहले हम लोग जानेंगे। तो नोट्स में क्या है जरा देखिए। कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है। अरे भैया, जैसे आप नींबू खाते हैं ना, तो नींबू का स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है कि खट्टा होता है? खट्टा होता है ना। तो जैसे नींबू, नींबू खाइए, खट्टा लगेगा आपको। इमली, इमली भी खट्टा लगेगा। दही भी है, दही 2-3 दिन हो जाए तो अब देखिए, वाह गजब ना कहिए मत। तो कह रहा है कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है, जैसे नींबू, इमली, दही, संतरा आदि। इन पदार्थों में अम्ल पाया जाता है। का सीखें? यह ना सीखें कि जो पदार्थ खट्टा होता है उसमें अम्ल पाया जाता है। आए हो? का समझे? अब आपसे कोई पूछेगा कौन पदार्थ खट्टा है तो उसमें क्या है, तो अम्ल है। तो जिस पदार्थ में खट्टापन होता है उसमें अम्ल पाया जाता है। क्लियर? तो कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है, जैसे नींबू, इमली, दही, संतरा। इन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। मतलब इन पदार्थों में अम्ल पाया जाता है। कुछ पदार्थों का स्वाद कड़वा होता है। कुछ पदार्थों का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। जैसे साबुन, चूने का पानी, मतलब साबुन, चूने का पानी और बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा, खाने वाला सोडा। खाने वाले आप जाइएगा कहीं बाहर उहर तो लिट्टी ठेलवा पर बिकता है, बड़का बड़का लिट्टी रहता है। छोला भटूरा खाइएगा, बड़का बड़का भटूरा हो जाता है। जब भटूरवा को दाबिएगा ना तो एक ही हाथ में समा जाएगा। वो जानते हैं क्या होता है? उसमें खाए वाला सोडा मिला दिया जाता है, मतलब खाने वाला सोडा मिला देता है। उसके बाद उसको खाइए ना, और मतलब खाने वाला सोडा डाल के जब लिट्टियाँ बनाता तो बड़का बड़का दिखेगा। बाप रे बाप, लिट्टी तो बड़ी बड़का है भाई। और जब खाइएगा तो पेट में नहीं भरेगा। तो यानी कि खाने का सोडा। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ पदार्थों का स्वाद कड़वा होता है। स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। जैसे साबुन, साबुन का स्वाद चखिएगा तो कड़वा होगा। चूने का पानी, बेकिंग सोडा आदि ऐसे पदार्थ को क्षारक कहते हैं। भाई साबुन का स्वाद चखने मत जाइएगा, ये हम आपको ऐसे ही कॉमेडी वे में बताए हैं। तो जिसका स्वाद कड़वा होता है उसको क्या कहते हैं, आप जानते हैं? तो जिसका स्वाद कड़वा होता है उसको कहते हैं क्षारक। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। तो क्षारक का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। अम्ल का अम्ल जिसमें पाया जाता है उसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है बाबू? खट्टा। एसिड का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। और बेस का स्वाद कैसा होता है? बेसिस का कड़वा होता है। ये दो चीज मैंने आपको समझा दिया। आगे हम लोग चलते हैं सूचक, जिसको बोलते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या करता है? आपको इंडिकेट करता है, यानी बताता है। जैसे अम्ल या क्षारक की पहचान, अम्ल या क्षारक की पहचान। जैसे आपको ये पता करना है कि भाई ये चीज अम्ल है कि क्षारक है, तो अम्ल या क्षारक की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाने वाला पदार्थ, मतलब जिस पदार्थ का आप उपयोग कीजिएगा जिससे ये पता चलेगा कि भाई ये सामान जो है अम्ल है, ये सामान जो है क्षारक है, उस पदार्थ का जिसका हम उपयोग करेंगे उसे हम क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचक। अम्ल या क्षारक की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाने वाला पदार्थ सूचक कहलाता है। कोई आपसे पूछेगा भाई सूचक किस चीज का पहचान कराता है, तो अम्ल का और क्षारक का पहचान कराता है। तो सूचक के जरिए आप ये पता कर सकते हैं कि भाई ये चीज अम्ल है या क्षारक है। यहां तक हो गया। ये जो जो नोट्स मैं दिखा रहा हूं, आप क्या कीजिए किसका ये बैठ के कॉपी लेके बैठिए और नोट्स लिखते चलिए। अगर आप इस साल 10th में गए हैं तो जो जो बच्चा इस साल 10th में जाने वाला है चाहे जाएगा, उसके लिए ये वीडियो बन रहा है। वो बच्चा खूब बढ़िया से पढ़े, अपने दोस्तों को मदद करे। आगे हम टॉपिक पे आते हैं। अम्ल या क्षारक बताने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। देखिए नोट में लिख दिए हैं कि अम्ल या क्षारक बताने वाले पदार्थ सूचक कहलाता है। कोई पूछ देगा कि भाई सूचक किसको कहते हैं, जरा बताइए, तो आप सीधे कह दीजिए भाई अम्ल और क्षारक बताने वाला जो पदार्थ होता है वो सूचक कहलाता है। अब आइए हम जानते हैं यहाँ पे लिटमस। लिटमस क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। लिटमस क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है जो लाइकेन से प्राप्त होता है। तो लिटमस किस चीज से प्राप्त होता है? लाइकेन से। लिटमस किस चीज से प्राप्त होता है? लाइकेन से। ये हमेशा आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। लिटमस किस चीज से प्राप्त होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है। ये क्या करता है? अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल जो है, एसिड जो है, नीले लिटमस पत्र को
लाल कर देता है, जबकि क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षारक क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो देखिए एगो ट्रिक, मान लीजिए आप भूला जा रहे हैं कहीं कि भाई अम्ल क्या करता है, नीला को लाल करता है कि लाल को नीला करता है, क्षारक क्या करता है, लाल को नीला करता है कि नीला को लाल करता है, इसमें भूला गए। तो आप एक ट्रिक यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, इसको क्या कीजिए कि नोट कर लीजिए और दिमाग में सेट कर लीजिए। जैसे अम्ल है, अम्ल है, क्या लिखा है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल कर देता है। नीला, अम्ल नीला, अम्ल नीला हो गया ना। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल नीला, ये ट्रिक बन गया, याद कर लीजिएगा। अम्ल कैसा है? तो नीला है। अम्ल कैसा है? तो नीला, यानी कि नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और क्षारक का ट्रिक इसी में सेट कर लीजिए। क्षारक, क्षारक का क्या होगा ट्रिक? ऑब्जेक्टिव में आपको हेल्प करेगा भाई। तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो क्षारक पर ट्रिक सेट कर लीजिए। तो भोजपुरी में लाइन है, भोजपुरी में कोई चीज मंगाना होता है तो उसको कहा जाता है अरे लाइना। तो यानी कि लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। क्या करता है भाई? नीला करता है। लाइना, चाहे लानी कर दी, सबसे अच्छा लानी, यानी लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। क्षारक क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। अम्ल क्या करता है? नीला लिटमस पत्र को लाल करता है। ये सब नोट्स को आप लोग अच्छे से लिख लीजिए मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं आगे। यहां देखिए कहता है क्या है कि मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन संश्लेषित सूचक है। तो मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन कैसा सूचक है? संश्लेषित सूचक है। याद रखिएगा, मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन कैसा सूचक है? संश्लेषित सूचक है। कोई दो संश्लेषित सूचक का नाम बताइए। अब क्वेश्चन आता है, मैट्रिक एग्जाम में भी पूछता है कि दो संश्लेषित सूचक का नाम बताइए। आप फट से बोल दीजिएगा कि मेथिल ऑरेंज होता है और दूसरा होता है फिनोल्फथेलिन। क्या होता है? फिनोल्फथेलिन। फिनोल्फथेलिन और मेथिल ऑरेंज ये क्या होता है? संश्लेषित सूचक होता है। क्या होता है? संश्लेषित सूचक। अब हम जानते हैं उदासीनीकरण के बारे में, न्यूट्रलाइजेशन। किसके बारे में जानेंगे? न्यूट्रलाइजेशन। इसको भी देखिए, जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देता है। कहने का मतलब यह है, अम्ल जो है, अम्ल का अपना प्रभाव होगा, क्षारक का अपना प्रभाव होगा, मतलब एसिड का अपना इफेक्ट होगा, बेसिस का अपना इफेक्ट होगा। जब इन दोनों को आप आपस में मिला दीजिएगा, मतलब अम्ल को और क्षारक को मिला दीजिएगा, तो उसका जो प्रभाव होगा ना, खत्म हो जाएगा। उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, उसका कोई प्रभाव ही नहीं रह जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो उसको हम क्या कहते हैं? उदासीन कर देता, मतलब उनके प्रभाव को उदासीन कर देता है। और इसी प्रक्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं। जो इसका प्रोसेस होता है उसको हम क्या करते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। अब जैसे देखिए आगे हम बताते हैं आपको। जब अम्ल और क्षारक विलयन को मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति ना तो अम्लीय रहती है और ना ही क्षारीय रहती है। नोट्स में जरूर लिखिएगा भाई। जब अम्ल को और क्षारक को, मतलब एसिड को और बेस को जब आप आपस में मिलाइएगा, एसिड और बेसिस को जब आप मिलाइएगा, तो वह तो ना उसका प्रकृति ना तो अम्लीय होता है, ना ही वो उसका जो गुण है वो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय हो रहता है। तो इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। जब एसिड और बेस को मिलाएगा तो दोनों में से किसी का गुण नहीं रहता है, ना तो एसिड का गुण रहता है ना ही बेस का गुण रहता है। तो जब एसिड और बेस का गुण खत्म हो जाता है, एसिड और बेस का गुण खत्म हो जाता है, तो इस प्रोसेस जो होता है, जो वो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है, याद रखिएगा। और जो क्या होता है? लवण होता है। नोट में इसको भी लिख लीजिए, ये क्वेश्चन कहीं पूछ सकता है। ये पूछ सकता है कि बताइए कि उदासीनीकरण जो अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया में नया पदार्थ क्या बनता है? तो लवण बनता है। लवण यानी कि सॉल्ट, सॉल्ट यानी कि नमक।
उदासीनीकरण का जो अभिक्रिया होता है उसमें नया पदार्थ क्या बनता है, तो नमक बनता है। क्या बनता है भाई, नमक। हम क्या बोले हैं कि भाई एसिड को मिलाइएगा, बेसिस को मिलाइएगा, मतलब अम्ल को मिलाइएगा, क्षारक को मिलाइएगा, तो ना तो अम्ले का गुण रहता है ना क्षारक के गुण रहता है। तो जब अम्ल और क्षारक का गुण नहीं रहेगा तो नया पदार्थ क्या बनेगा, तो लवण बनेगा, याद रखिएगा। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। तो यहां अब देखिए आई बाबू, मन लगा के पढ़िए, एग्जाम एकदम अच्छा जाएगा, हम आपको वादा कर रहे हैं, आपसे गारंटी भी दे रहे हैं। लेकिन याद करके जाइएगा तब, अभी ना कि हम सब पढ़ाइए दे, आप अपने कॉपी में रख लीजिए और जाके एग्जाम में लिखबे मत कीजिए, तो उसमें हमारा दोष है कि आपका दोष है। एगो बात और याद कर लीजिए, जीवन का बहुत बड़का बात है कि अपने अपना जो धन है, किसी के हाथ में दिया हुआ धन आ कॉपी में रखी हुई विद्या समय पर काम नहीं आती है। किसी के हाथ में आप अपना पैसा दे दिए, 50,000 रुपया है आपको, किसी को जरूरत पड़ा 50,000 रुपया दे दिए, कल आपको 50,000 का जरूरत है, वो आपको नहीं देगा, तो क्या कहिएगा, उसका जान लीजिएगा है। तो वही कहा गया कि किसी के हाथ में दिया हुआ धन और किताब में रखी हुई विद्या कभी समय पर काम नहीं आती है। अब जो हम नोट्स आपको लिखवाएं, उन नोट्स आप पढ़बे मत कीजिए, यादें मत कीजिए, और चले जाइए एग्जाम में देने। एग्जाम देने गए तो कुछ यादें नहीं है, सब तो कॉपी में रखल है, तो कॉपी आके लिखेगा नहीं ना, लिखेगा आपका दिमाग में जो रहेगा वही लिखाएगा। तो भाई अम्ल और क्षारक जब आपस में मिलता है तो क्या बनता है, लवण बनता है, और लवण के साथ साथ जल भी बनता है, और उसके बाद उसमें से ऊष्मा निकल जाता है। याद रखिएगा, एसिड और बेस को जब हम मिलाते हैं तो लवण बनता है, और लवण के साथ साथ जल भी बनता है, और ऊष्मा उसमें निकल जाता है। इसलिए इसको हम कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चैप्टर 1 में है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, तो इसे आप नोट कर लीजिए। क्या कहता है कि अम्ल और क्षारक जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं, और साथ ही साथ जल भी बनाते हैं, और उस स्थिति में पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा मुक्त होती है। पर्याप्त मात्रा में क्या मुक्त होती है, ऊष्मा मुक्त होती है, जिसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल दिया तो चिहा मत जी, हई लो ही क्या बोल दिया भाई, ये एक्सोथर्मिक का होता है। एक्सोथर्मिक यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वैसा अभिक्रिया जिसमें से ऊष्मा का क्या हो, ऊष्मा निकलता है, उस अभिक्रिया क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। तो बस हम इतने पर लेते हैं इजाजत। ऐसा सारा नोट्स लिख लीजिए, ये एसिड बेसिस एंड साल्ट का पार्ट 1 वीडियो है, इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आएगा नोट्स के रूप में।